स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 4 सेम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूनिट 3 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बोस-आइंस्टाइन गैस। तो स्टूडेंट्स, बोस-आइंस्टाइन गैस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर बोसोन्स। देखिए स्टूडेंट्स, बोसोन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, जिनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और इनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल में होता है h कट के। या तो इनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम h कट होगा, या 2h कट होगा, या 3h कट होगा, मींस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट में होगा इन पार्टिकल्स का मोमेंटम, और ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं बोसोन्स। और बहुत सारे बोसोन्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन गैस। मींस बोस-आइंस्टाइन गैस क्या है? अ लार्ज असेंबली ऑफ बोसोन्स इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन गैस। तो स्टूडेंट्स, हमें इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले कंसिडर करनी होगी एक बोस-आइंस्टाइन गैसियस सिस्टम, जिसमें होंगे n नंबर ऑफ बोसोन्स। हमने क्या करना है, इसमें हमने निकालना है एनर्जी पर पार्टिकल। एनर्जी पर पार्टिकल निकालने की जो डेरिवेशन है वो प्योरली मैथमेटिकल है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो स्टार्टिंग की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे एग्जाम में, आइए वो देख लेते हैं। The particles which are indistinguishable and having integral spin angular momentum in units of h cut are called bosons. So बोस-आइंस्टाइन गैस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बोसोन्स क्या होते हैं। बोसोन्स उन पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है जो पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हों, जिनको हम डिफरेंशिएट ना कर पाएं, और जिनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल में हो h कट के। मींस या तो इनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम h कट होगा, या 2h कट होगा, या 3h कट होगा, मींस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट में होगा। A large assembly of such particles is known as Bose-Einstein gas। अगर हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स की जिन पार्टिकल्स की बात हमने यहाँ पर की, जिनको हम बोसोन्स बोलते हैं, अगर बोसोन्स की बहुत बड़ी असेंबली है, बहुत सारे बोसोन से मिला के एक बना हुआ सिस्टम है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन गैस। लेट बोस-आइंस्टाइन गैस कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ बोसोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एक बोस-आइंस्टाइन गैसियस सिस्टम कंसिडर करना होगा, जिसमें n नंबर ऑफ बोसोन्स होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, जिनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट में होगा, और वो अलग अलग क्वांटम स्टेट्स में होंगे। अकॉर्डिंग टू बोस-आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, the number of particles having energy in range u to u plus du are given by। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बोस-आइंस्टाइन गैस के टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आपको क्लियरली बोस-आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाली डेरिवेशन जो है वो आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। उस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको आज का टॉपिक जो है वो समझना आसान हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, उस वीडियो में हमने क्या किया था, उस वीडियो में हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए थे, उनको k नंबर ऑफ डिफरेंट कंपार्टमेंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, kth कंपार्टमेंट, और उन कंपार्टमेंट्स को हमने क्या किया था, फर्दर एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइड कर दिया था। जैसे फर्स्ट कंपार्टमेंट को हमने G1 नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड किया था, सेकंड कंपार्टमेंट को G2 नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड किया था। इसी तरह से जो ith कंपार्टमेंट होगा कहीं बीच में, उसको हमने Gi नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइड किया था, और kth कंपार्टमेंट को हमने Gk नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइड किया था, और G1 सेल्स में हमने n1 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए थे, G2 सेल्स में हमने n2 नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और Gi नंबर ऑफ सेल्स में ith कंपार्टमेंट के अंदर हमने Ni नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और Gk नंबर ऑफ सेल्स के अंदर हमने Nk नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और N1 पार्टिकल्स की मीन एनर्जी थी U1, N2 पार्टिकल्स की मीन एनर्जी थी U2, और Ni पार्टिकल्स की मीन एनर्जी थी Ui, और हमने जो Nk नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे उनकी मीन एनर्जी थी Uk। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स Gi सेल्स में कितनी होंगी, इसका एक्सप्रेशन हमने वहां पर ड्राइव किया था बोस-आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाले टॉपिक के अंदर। तो वहां पर जो एक्सप्रेशन निकल के आया था उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो वो एक्सप्रेशन क्या था, Ni इज इक्वल टू Gi डिवाइड बाई e की पावर अल्फा प्लस बीटा Ui माइनस 1।
Ni थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन Gi नंबर ऑफ सेल्स, और Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो मीन एनर्जी थी वो Ui थी, अल्फा और बीटा यहाँ पर कांस्टेंट थे। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम नंबर ऑफ बोसॉन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं जिनकी एनर्जी U से लेके U प्लस du रेंज में होगी। वो हम कैसे निकालेंगे, Ni की जगह आप रखेंगे Nu, और क्योंकि हमने एनर्जी रेंज जो लिया है वो U से लेके U प्लस du लिया है, तो यहाँ पर आपको du लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू Gi की जगह आपको लिखना पड़ेगा Gu, तो यहाँ पर du लिखा तो यहाँ भी du लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाई e की पावर अल्फा प्लस बीटा, Ui की जगह आपको यहाँ पर u लिखना पड़ेगा -1। तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके जो हमने उस वीडियो में ड्राइव किया था बोस-आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाले टॉपिक में, इस रिजल्ट को यूज करके हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है। और ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है Nu du हमें बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इस एनर्जी रेंज U से लेके U प्लस du के बीच में। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जिनकी एनर्जी रेंज जो होगी वो U से लेके U प्लस du के बीच में होगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो बीटा होता है उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है, बहुत बार यूज हो चुका है अब तक ये रिलेशन। बीटा इज इक्वल टू होता है 1/kT, बहुत सारे टॉपिक्स में हमने यूज किया है। इसकी डेरिवेशन भी हमने की थी फर्स्ट यूनिट के अंदर, जब हमने प्रूव किया था कि बीटा इक्वल टू 1/kT होता है। बीटा पैरामीटर के नाम से टॉपिक था वो। और स्टूडेंट्स बीटा तो 1/kT होता है, ये तो हमें पता है। यहाँ पर हमने e की पावर अल्फा को a की पावर -1 भी पुट करना है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको e की पावर अल्फा की जगह a की पावर -1 भी पुट करना है। देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप जानते हैं e की पावर अगर a प्लस b हो तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर a डॉट e की पावर b, इनको मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ इस तरह से। तो इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ e की पावर अल्फा डॉट e की पावर बीटा, ताकि मुझे e की पावर अल्फा की वैल्यू जो a इनवर्स हमने लेट की है वो पुट करने में आसानी रहे, और यहाँ बीटा की वैल्यू 1/kT पुट करने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट्स अल्फा की जगह e की पावर अल्फा की जगह a की पावर -1 पुट करो यहाँ पर, और बीटा की जगह 1/kT पुट करो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स Nu du इज इक्वल टू Gu आपका ऐसे देगा, du आपका ऐसे देगा, मीन्स न्यूमरेटर आपका ऐसे देगा, डिवाइड बाई e की पावर अल्फा की जगह आपको a इनवर्स पुट करना है क्योंकि हमने e की पावर अल्फा को a इनवर्स लेट किया है, डॉट e की पावर u तो ये आ गया, और बीटा की वैल्यू क्या है 1/kT, तो u/kT हो जाएगा, e की पावर u/kT -1। तो स्टूडेंट्स Nu du की वैल्यू आ चुकी है, इसको हम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। इसके आगे की डेरिवेशन हम देखेंगे स्टूडेंट्स आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम बोस-आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल चुके थे जिनकी एनर्जी जो है U से लेके U प्लस du रेंज में होगी, और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आए थे Nu du इज इक्वल टू Gu du डिवाइड बाई a की पावर -1 e की पावर u/kT -1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को टिप्स पे करना चाहते हैं तो आपको कुछ फॉर्मूले जो है वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। उन्हीं में से एक फॉर्मूला जो अब आने वाला है जो हमें देता है नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स कोरस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम इंटरवल p से लेके p प्लस dp के बीच में। देखिए स्टूडेंट्स मोमेंटम इंटरवल p से लेके p प्लस dp के बीच में कितनी नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स होंगी इसकी अलग से डेरिवेशन है। उस डेरिवेशन का जो रिजल्ट आता है वो बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होता है, उस रिजल्ट को आप टिप्स पे कर लीजिए, मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी। तभी आपको ये टॉपिक जो है जिसमें बहुत बार ये रिजल्ट यूज हो रहे हैं तभी आपको ये समझ आ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स वही हम रिजल्ट यहाँ पर डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स कोरस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम इंटरवल p एंड p प्लस dp आर गिवन बाय। इस मोमेंटम इंटरवल में p से लेके p प्लस dp के इंटरवल में कितने नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स होंगे इसके अलग से डेरिवेशन होती है। उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होता है। प्लीज आप इसको टिप्स पे कर लीजिए। और वो रिजल्ट क्या है, Gp dp इज इक्वल टू 4 v p स्क्वायर dp बाई h क्यूब। ये सेकंड इक्वेशन है। h क्यूब यहाँ पर एक फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम है और v जो है उस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स जो कि इस मोमेंटम इंटरवल में होंगी p से लेके p प्लस dp के इंटरवल में। तो स्टूडेंट्स अब हमने मोमेंटम को एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी के टर्म्स में दिए हुए हैं, u की टर्म्स में दिए हुए हैं। तो अब हमें p को u की टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि u एंड p के बीच में क्या रिलेशन होता है। u यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, बहुत ही सिंपल रिलेशन है। नाउ रिलेशन बिटवीन एनर्जी u एंड मोमेंटम p इज गिवन बाय एनर्जी एंड मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोलना चाहिए क्योंकि u यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। वो रिलेशन होता है u इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। अब बड़ी आसानी से इसको ड्राइव कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और ड्राइव करके बता देता हूँ। u इज इक्वल होता है हाफ m स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप ऊपर और नीचे m से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m।
और एम वी होता है मोमेंटम, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m। तो u और p के बीच में ये रिलेशन होता है, u इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई जगह यूज होता है। u इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो स्टूडेंट्स यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2mu, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। और यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mu, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स 3 को डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग 3 बोथ साइड्स। अगर आप p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2p dp इज इक्वल टू, अगर आप 2mu का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2m कांस्टेंट है, 2m कांस्टेंट है, u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, हमें यहाँ से dp की वैल्यू निकालनी है जो हमें यहाँ पुट करनी है। तो dp की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, m/p du। अब p को भी u की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अभी हमने फोर्थ इक्वेशन में p का फॉर्मूला निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ 2mu, तो यहाँ पर हम p की जगह पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2mu। सो dp विल बी इक्वल टू m बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2mu du, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स dp की वैल्यू भी आ चुकी है जो हमें यहाँ पुट करनी है, और p की वैल्यू भी हमें पता है, या हमें p स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी है थर्ड इक्वेशन में। तो दोनों की वैल्यू p स्क्वायर की और dp की वैल्यू थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन से उठा के यहाँ पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स हम सेकंड इक्वेशन में। तो आप लाइन लिखेंगे यूजिंग 3, यहाँ पर 3 लिखना है आपको, यूजिंग 3 and 5 in equation 2 we get, using 3 and 5 in equation 2 we get gp dp is equal to 4 pi v square लिख दें यहाँ पर, जबकि यहाँ पर v आना है 4 pi v, p स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, p स्क्वायर की वैल्यू है 2mu हमने पुट कर दिया, साथ में dp की वैल्यू क्या है, m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2mu, m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2mu, साथ में हमारे पास क्या है du। देखिए मैंने यहाँ पर dp लिख दिया, जबकि यहाँ पर du आना है। इस चीज़ों का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आपको सब कुछ करना पड़ता है। du यहाँ पर आएगा और du यहाँ पर आएगा, नीचे h क्यूब है तो नीचे h क्यूब है, तो मैं इस h क्यूब को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ नीचे, यहाँ पे एक लंबी सी लाइन लगा के यहाँ पर h क्यूब लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या मैंने ये ठीक लिखा है, सोचिए आप। देखिए स्टूडेंट्स हमारी जो राइट हैंड साइड है वो सबको u में कन्वर्ट हो चुकी है, तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उस वहाँ पर भी हमें p को u में कन्वर्ट करना चाहिए, तो हमें यहाँ पर p की जगह u लिखना चाहिए, तो यहाँ पर u और यहाँ भी u लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गई है हमारे पास नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द एनर्जी इंटरवल u से लेके u प्लस du तक। हमें gu du की वैल्यू मिल चुकी है और हम यहाँ पर gu du की वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर। और स्टूडेंट्स इसको मुझे इक्वेशन नंबर देना पड़ेगा, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन है। तो मैं सिक्स्थ इक्वेशन में जो gu du की वैल्यू निकल गई ये वाली, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पुट करूँगा और ये देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम gu du की वैल्यू निकाल चुके थे, जिसको हमने सिक्स्थ इक्वेशन दिया था। हम क्या करेंगे, gu du की वैल्यू ये पूरी की पूरी उठा के यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप लाइन लिखेंगे यूजिंग 6 in 2 we get, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा nu du इज इक्वल टू gu du की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर क्या है 4 pi v अपॉन में h क्यूब 2mu, जैसे है बिल्कुल वैसे ही पुट कर दीजिए। अभी टर्म्स आपने इकट्ठी नहीं करनी, वैसे आपको m भी बहुत बार नजर आ रहा होगा, u भी बहुत जगह नजर आ रहा होगा, तो आपने कुछ नहीं इकट्ठा करना, अभी ऐसी रहने दीजिए, लास्ट में करेंगे। तो ये हमारा du है, ये तो हमने gu du की वैल्यू पुट कर दी। नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका a इनवर्स e की पावर u बाई kt माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई तब कर सकते हैं जब e की पावर में एक ही वेरिएबल हो। यहाँ पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वेरिएबल है u बाई kt, तो हम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट u बाई kt जो e की पावर में है, यहाँ पर e की पावर u बाई kt है, तो इस जो पावर में दिया हुआ u बाई kt इसको हम x मान लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, ktx आ जाएगी। इसको मैं दे देता हूँ 6 नंबर तक हो चुका है, ये 7th हो गई, ये हमारे पास 8th हो गई। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, du इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट है, t कॉन्स्टेंट है, dx आ जाएगा साथ में, ये हमारी 8th इक्वेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 9th होगी, 8th हमने नंबर दे चुके हैं। Using 8 and 9 in 7 we get, using 8 and 9 in 7 we get। तो स्टूडेंट्स अब की बार हम क्या कर रहे हैं, u को जहाँ जहाँ u लिखा है और जहाँ जहाँ du लिखा है उसको x और dx में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर भी u जो है वो x के टर्म्स में, du जो है वो dx के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे nx dx इज इक्वल टू 4 pi v 2m
2m, u की वैल्यू कितनी है kTx, तो यहाँ पर आपको kTx लिख देना बस। अब मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, इसका काम हो चुका है, इसको हम यूज कर चुके हैं इस इक्वेशन को। तो u की वैल्यू पुट कर दिया हमने kTx, m du की वैल्यू कितनी है, du की वैल्यू kt dx, बस आपने चुपचाप पुट करते रहना है। h क्यूब 2m, u की वैल्यू कितनी है kTx, और साथ में a की पावर -1 e की पावर u बाई kt को हमने क्या पुट किया, x पुट किया है, तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, -1 लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, जो टर्म्स हैं वो इकट्ठे करनी है। जैसे m की पावर यहाँ पर आपको नजर आ रही है, यहाँ पर नीचे m आ रहा है, k आ रहा है, t आ रहा है, ऊपर भी kt आ रहा है। तो जब आप इनको इकट्ठा करेंगे, रीअरेंज करेंगे, पावर्स कलेक्ट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके वो मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ, nx dx इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट जब यहाँ पर आप m की पावर्स, k की पावर, t की पावर्स कलेक्ट वगैरह कर लेंगे तो आपको सिंप्लीफाई करके कुछ इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप एक स्टेप और करेंगे, जब आप इस टर्म को रूट पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपको ये वाला स्टेप मिलेगा। ये देखते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, v हमारा ऐसी है, v हमारा ऐसी है, h क्यूब हमारा ऐसी है, ये आ गया हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे m की पावर कितनी है 1, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर 1 है, m स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर, नीचे m की पावर कितनी है 1/2, m स्क्वायर में से m की पावर -1/2 माइनस करेंगे, m स्क्वायर में से जब नीचे से ऊपर आएगी पावर -1/2 हो जाएगी, तो m की पावर 3/2 हो जाएगा। तो m की पावर हमने 3/2 लिखी हुई है। इसी प्रकार से k स्क्वायर है यहाँ पर और k की पावर 1/2 है, तो उसकी भी पावर 3/2 आ जाएगी। ये वाली पावर पाई की 1/2 और ये वाला पाई 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से टी स्क्वायर और नीचे टी की पावर 1/2 है, तो ये 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका ये वाला 2 है, ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 × 2 में से एक को तो हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर 2 की पावर 1/2 है, ऊपर 2 की पावर 1 है, नीचे आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2 की पावर 1 और 1/2, और एक 2 यहाँ पर भी है। जब इन सारे 2 को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर खाली 2 बचेगा, और साथ में आपके पास यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है यहाँ पर, और नीचे कितनी x की पावर 1/2 है, तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, x की पावर 1/2 हमने यहाँ लिख दिया, dx हमने यहाँ लिख दिया, और साथ में हमने ये वाला रूट पाई जो है 2 के नीचे लिख दिया, और स्क्वायर रूट में यहाँ ब्रैकेट में, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं बोलना चाहिए था, a की पावर -1 e की पावर x -1 रख दिया। तो बड़ी आसानी से आप पावर सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप मत सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपको बार बार फिर सॉल्व करनी पड़ेगी। पहले जैसे चलता रहा चलने दीजिए। इस स्टेप पे आके आपको क्या करना है, रूट पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर आपको पावर्स इकट्ठी करनी है। तो इकट्ठी करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आ चुका है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करने हैं, हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये जो पार्टिकल्स निकले हैं, ये कौन से रेंज में निकले हैं, u से लेकर du एनर्जी रेंज में निकले हैं। आप कहेंगे यहाँ तो x लिखा हुआ है, तो फिर u + du रेंज में कैसे हुए, क्योंकि जो x है वो u पर डिपेंड कर रहा है, kT तो कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये एनर्जी रेंज u से लेकर du और एनर्जी रेंज में है। हमें तो पूरे बोसॉन सिस्टम, बोस आइंस्टाइन गैस जो लिया है, वो सिस्टम जो लिया है, उसमें सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। तो उसमें पार्टिकल्स में जो एनर्जी होगी वो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तो होगी। मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है पार्टिकल्स की। मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन द लिमिट्स 0 एंड इन्फिनिटी। वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम nx dx की वैल्यू निकाल चुके थे, जो कि निकल के आई थी nx dx इज इक्वल टू v/h³ 2m kt पाई 3/2 2/√पाई x की पावर 1/2 dx ब्रैकेट स्टार्ट e की पावर -1 e की पावर x -1 ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स, अब हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम आर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम n से डिनोट कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में लेट भी किया था कि हमारी जो बोस-आइंस्टाइन गैस है वो n नंबर ऑफ बोसॉन से मिला के बनी है। n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ nx dx, इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने। और लिमिट्स क्या रहेंगी, लिमिट्स रहेंगी यहाँ पर मिनिमम एनर्जी कितनी हो सकती है पार्टिकल्स की 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है इन्फिनिटी। 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में बोसॉन कोई भी एनर्जी जो है वो रख सकता है। तो स्टूडेंट्स, nx dx की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये पूरी की पूरी जो यहाँ पर दी हुई है, v/h³ दिया हुआ है, 2m kt पाई की पावर 3/2 दी हुई है, 2/√पाई दिया हुआ है, x की पावर 1/2 दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, a की पावर -1 e की पावर x -1 दिया है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि स्टूडेंट्स, x वाली टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन वाली टर्म को यहाँ से हटा के यहाँ पर आपने डाल देना है। यहाँ पर
0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से e की पावर x कॉमन लेंगे, तो e की पावर x जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a की पावर -1, a की पावर -1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर e की पावर x नहीं था तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको आप 1/e की पावर x को आप लिख देंगे e की पावर -x। नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हैं, और उससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप इसी स्टेप में भी कर सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। a की पावर -1 को जब आप एलसीएम लेंगे तो a एलसीएम में आ जाएगा यहाँ पर, और जो a है यहाँ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये बनेगा, तो ये नीचे वाला a जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इस a को हटा के यहाँ से इस a को यहाँ डाल देता हूँ ऊपर, यहाँ पर बाहर कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स e की पावर x है यहाँ पर, और e की पावर x ऊपर आके क्या हो जाएगी, e की पावर -x हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये e की पावर x ऊपर जाके e की पावर -x हो गया, तो मैं यहाँ से e की पावर x हटा देता हूँ। यहाँ पर 1 माइनस a की पावर a इंटू e की पावर -x की पावर 1 है, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट ऊपर जाएगी, तो इस ये 1 जो है -1 में बदल जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट जो है ऊपर भेज देता हूँ मैं, ये ब्रैकेट ऊपर आके ये हो जाएगी -1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 था यहाँ के -1 आ गया, तो ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा dx। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ से ये लाइन जो है यहाँ से रब कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स अब इसको हमने एक्सपैंड करना है। आप जानते हैं 1 प्लस x की पावर -n की एक्सपेंशन क्या होती है, वो होती है 1 माइनस nx प्लस n प्लस 1 इंटू x² 2 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ये चलता है। ये वाले एक्सपेंशन लगाएंगे तो यहाँ 1 प्लस x है, तो इसको भी हम 1 प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बड़े आराम से, मैं इसको बड़े आराम से ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस साइन यहाँ लगा के और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस x हमारा ये है -a इंटू e की पावर -x, ये माइनस का साइन है यहाँ पर ध्यान रखना, और यहाँ पर जो n है हमारा 1 है और माइनस साइन यहाँ पर है, तो माइनस साइन यहाँ भी है। तो ये वाली एक्सपेंशन लगाता हूँ मैं, इसको यहाँ से रब कर देता हूँ क्योंकि अब इसका यूज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, n = v/h³, ये आगे वाला सब कुछ सेम आएगा, तो इसको आप फटाफट कॉपी कर सकते हैं। 2a/√π, अंदर क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में, x की पावर 1/2 पहले लिख देता हूँ और e की पावर -x बाद में लिखता हूँ। अब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा, एक्सपैंड देखते हैं कैसे करना है। 1 लिखना है, माइनस लिखना है, n कितना है यहाँ पर, n 1 है, 1 लिख दिया। x कितना है, x ये है, -a ये लिख कर दिया, फर्स्ट टाइम हो चुकी, सेकेंड टाइम हो चुकी है, प्लस n हमारा 1 है, n हमारा 1 है बाय 2 फैक्टोरियल x² x हमारा ये है -a e की पावर -x² प्लस ऑन। तो बड़े ध्यान से आपने एक स्टेप करना है। तो स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मैं यहाँ पर इसको प्लस कर देता हूँ, यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ। और स्टूडेंट्स 1 इंटू 2, 1 + 1 2 होता है ना, 2/2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और -a इंटू e की पावर -x² क्या होगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो ये सारी टर्म्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर जो है प्लस का साइन लगा देता हूँ और इनके ऊपर भी स्क्वायर लगा देता हूँ। और e की पावर -x² क्या होगा, e की पावर -2x। तो मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने ये लिख दिया। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा, ये वाली एक्सपेंशन जब आप यहाँ लगाएंगे तो ये आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगे, आगे वाली टर्म्स आपने छोड़ देनी है। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, e की पावर -x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म के साथ, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 1/2 e की पावर -ax, इसको इससे किया, प्लस a e की पावर -x इंटू e की पावर -x, ये बन जाएगा e की पावर -2x प्लस a² e की पावर -3x एंड सो ऑन। साथ में dx मत लगाना भूलना, यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है। तो स्टूडेंट्स आगे वाली टर्म्स भी सेम रहेंगी, n = v/h³ 2m kt पाई की पावर 3/2 और साथ में आ जाएगा आपका 2a/√π। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप में आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, बड़े ध्यान से आपको एक स्टेप नोट करना है। लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक कर चुके थे, n = v/h³ 2m kt पाई की पावर 3/2 2a/√π
इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट e की पावर माइनस एक्स प्लस a इंटू ई की पावर माइनस 2x प्लस a स्क्वायर e की पावर माइनस 3x प्लस सो ऑन dx। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, x की पावर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हर एक टर्म का जो इंटीग्रेशन जो है वो अलग कर देंगे। तो आपके पास आएगा n इज इक्वल टू वी बाई एच क्यूब 2m kt पाई की पावर 3/2 2a डिवाइड बाई रूट पाई ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई e की पावर माइनस एक्स साथ में dx इसका भी लगा दिया प्लस इंटीग्रेशन अलग से a कांस्टेंट है बाहर ले लिया 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 1/2 x की पावर 1/2 e की पावर माइनस 2x e की पावर माइनस 2x dx प्लस a स्क्वायर बाहर रख लिया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा e की पावर माइनस 3x dx प्लस सो ऑन। देखिए स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, अगर हमारे पास लिमिट्स दी हो 0 टू इन्फिनिटी और x की पावर 1/2 इंटू e की पावर माइनस nx दिया हो और साथ में dx दिया हो, तो स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करते हैं इस रिजल्ट को तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट आपको प्री डिटरमाइंड रिजल्ट यहाँ पर यूज करना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसका रिजल्ट ये होता है रूट पाई बाय 2 इंटू एन की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स यही रिजल्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। कहने का मतलब e की पावर में x का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना था, n था, तो यहाँ पर n की पावर 3/2 आ रहा है। रूट पाई बाय 2 सब में आएगा, बट जो यहाँ पर n की पावर में जो आएगा वो डिपेंड करेगा कि x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखते हैं, n इज इक्वल टू वी बाई एच क्यूब 2m kt पाई की पावर 3/2 2a बाय रूट पाई, ये तो यहाँ तक हमने सेम लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बड़े ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा रूट पाई बाय 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2 कितनी होती है 1 ही होती है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा पहले इंटीग्रल का वो ये आएगा रूट पाई बाय 2 1 की पावर 3/2 मीन्स ये आएगा रूट पाई बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 3/2 1 ही होता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा रूट पाई बाय 2, वो हम बाहर ले लेंगे रूट पाई बाय 2 और 1 अपॉन में 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2 को हम 1 भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, प्लस साथ में a है और स्टूडेंट्स इसका भी रूट पाई बाय 2 आएगा साथ में, वो मैंने बाहर ले लिया कॉमन में, और नीचे यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 की पावर में कितनी आएगी 3/2 आएगी, 2 की पावर में 3/2 आएगी, प्लस a स्क्वायर आ गया। यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन सॉल्व करके आएगा उसमें रूट पाई बाय 2 तो आएगा ही, वो मैंने बाहर ले लिया कॉमन। और स्टूडेंट्स यहाँ पर x की पावर e की पावर कितनी है, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 3/2 आ जाएगा, 3 की पावर 3/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल को यूज करके हमने इन तीनों के रिजल्ट जो है वो यहाँ पर लिख दिए हैं। सब में रूट पाई बाय 2 कॉमन था, तो रूट पाई बाय 2 मैंने यहाँ बाहर ले लिया कॉमन, और वह जो हमारे पास बचेगा वह n की पावर 3/2 वो हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर भी मैंने 1 की पावर 3/2 लिखना था, क्योंकि 1 की पावर 3/2 1 होता तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके। तो मैं स्टूडेंट 2 से 2 काट देता हूँ, रूट पाई से रूट पाई काट देता हूँ, तो आपके पास बचेगा n इज इक्वल टू वी बाई एच क्यूब 2m kt पाई की पावर 3/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर a है, a इंटू 1a प्लस a इंटू a स्क्वायर, साथ में 2 की पावर 3/2 a इंटू a स्क्वायर a क्यूब की पावर नीचे डिवाइड में 3 की पावर 3/2 प्लस सो ऑन। देखिए स्टूडेंट्स हमने अगर e की पावर अल्फा को ग्रेटर देन 1 ले लिया, हमने मान लिया कि e की पावर अल्फा ग्रेटर देन 1 है, सो उस केस में क्या होगा e की पावर माइनस अल्फा क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। अगर e की पावर अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो अगर हमें माइनस साइन करते हैं तो ये साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, e की पावर माइनस अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा। और e की पावर माइनस अल्फा हमने किसको पुट किया था, a को पुट किया था, e की पावर माइनस अल्फा की जगह हमने a पुट किया था, तो a लेस देन 1 हो जाएगा। अगर हमारी ये वाली सिचुएशन हुई जहाँ पर a लेस देन 1 हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर एंड a क्यूब वाली टर्म्स को जो है वो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ a की पावर 1 को रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, सो n इज इक्वल टू वी बाई एच क्यूब 2m kt पाई 3/2 इंटू ये पावर नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ a की पावर 1 रखेंगे तो a आ जाएगा यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर आप n अपॉन 1 करते हैं तो a की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी NH क्यूब डिवाइड में v आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो टर्म है ब्रैकेट वाली वो यहाँ पर आ जाएगी 2m kt पाई की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। इसके आगे की डेरिवेशन हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ने से पहले जो पिछले सेक्शन में हमने n और a की वैल्यू निकाली थी उनको इक्वेशन नंबरिंग देना हम भूल गए थे। जो n की वैल्यू निकली थी वो इक्वेशन नंबर 10 थी, और जो हमारे पास a की वैल्यू निकली थी कैपिटल A की वो इक्वेशन नंबर 11 थी। देखिए स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने nx dx की वैल्यू निकाली थी, जो क्या निकल के आई थी v बाई एच क्यूब ब्रैकेट स्टार्ट 2m kt पाई 3/2
टू बाई रूट पाई एक्स की पावर 1/2 dx ए की पावर -1 e की पावर x -1। ये क्या दे रहा था हमें, ये दे रहा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एनर्जी रेंज u से लेके u प्लस du। बट आप तो कहेंगे यहाँ तो x है, बट आपको पता है कि हमने x को क्या x इज इक्वल टू क्या पुट किया था, u बाई kt को हमने x पुट किया था। तो x जो है वो डायरेक्टली u पे डिपेंड कर रहा है और kt जो है वो कांस्टेंट है। मींस ये जो इक्वेशन है ये हमें दे रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एनर्जी रेंज u से लेके u प्लस du। अब हमने पूरी बोस-आइंस्टाइन गैस की पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको nu du है, ये nx dx को आप nu du भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दे रहा है एनर्जी रेंज u से लेके u प्लस du के बीच में। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको इन पार्टिकल्स की मीन एनर्जी u से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इतने पार्टिकल्स की एनर्जी मिल जाएगी, अगर आप इनको u से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्सप्रेशन को। और स्टूडेंट्स अगर आपने पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इन पार्टिकल्स को इनकी मीन एनर्जी u से मल्टीप्लाई कर देना है और इंटीग्रेशन कर देना है 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि मिनिमम एनर्जी 0 है पार्टिकल्स की और मैक्सिमम एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी है। तो स्टूडेंट्स आप लाइन क्या लिखेंगे, आप टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, टोटल एनर्जी को हम ई से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी nu du को अगर हम u से मल्टीप्लाई करें तो हमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी मिल जाएगी, अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमें पूरे सिस्टम की एनर्जी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर u की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम यहाँ से u की वैल्यू निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वो क्या है, ktx है। तो यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दी हमने ktx, एक्चुअली nu du क्या है, nx dx ही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें nx dx की वैल्यू पुट करनी है nu du की जगह। तो nx dx की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको मैं स्टार इक्वेशन दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स पुट कर जी वैल्यू क्या है इसकी, v बाई एच क्यूब 2m kt पाई की पावर 3/2 2 बाई रूट पाई x की पावर 1/2 dx ए की पावर -1 e की पावर x -1। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको बाहर ले लेंगे। सो e विल बी इक्वल टू, यहाँ से 2 कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट, सिर्फ x वाली टर्म आपको अंदर रखनी है, बाकी सब कुछ बाहर ले लेना है। तो बाहर आके क्या बन जाएगा, ये 2 kt v रूट पाई h क्यूब 2m kt पाई की पावर 3/2 बाहर ले लिया। ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और नीचे साथ में आपका ये आ जाएगा, ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म a की पावर -1 e की पावर x -1 साथ में आ जाएगा dx। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले केस में n की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व किया था। अब की बार इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, नहीं तो आपको ये टर्म जो है बार बार साथ में लिखनी पड़ेगी। ऐसा करेंगे हम कि इसको अलग से सॉल्व कर देंगे, जो इसकी वैल्यू निकल जाएगी वो यहाँ पुट कर देंगे। तो इस इंटीग्रल को हम I1 मान लेते हैं, तो हमारे पास e विल बी इक्वल टू आ जाएगा 2 kt v बाई रूट पाई h क्यूब 2m kt पाई की पावर 3/2, इसको हमने I1 मान लिया। ये हमारी 12th इक्वेशन है। तो I1 क्या है हमारा, I1 है ये, वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 3/2 नीचे a की पावर -1 e की पावर x -1 dx। तो स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से पहले e की पावर x कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट्स e की पावर x कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, a की पावर -1 अपॉन e की पावर x आ जाएगा। 2-3 स्टेप्स में यहाँ पे करूँगा, बड़े ध्यान से देखना है आपको। तो e की पावर x कॉमन लिया तो 1 के पास था नहीं तो नीचे आ गया, तो 1 अपॉन e की पावर x को हम लिख सकते हैं e की पावर -x, ऐसे लिख सकते हैं हम। और e की पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा e की पावर -x, ऐसे बन जाएगा। a की पावर -1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a, और इसका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा आपका, और ये वाला a जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये वाला a यहाँ पर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इस टर्म को जब आप ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पावर 1 है तो ऊपर जाके कितनी पावर हो जाएगी, -1 पावर हो जाएगी। तो ये स्टेप भी मैं यहाँ पे करूँगा, तो ये स्टेप भी मैंने यहाँ पर कर दिया, साथ में dx लगा दिया, इस टर्म को मैं ऊपर ले गया, ये पावर -1 में चला गया, तो नीचे से सब कुछ हट जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको इसको सॉल्व करना है, पहले आपको इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बड़ी ब्रैकेट लगा के यहाँ पे प्लस का साइन डाल के यहाँ माइनस का साइन डाल सकता हूँ, और यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट लगा सकता हूँ यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस x की पावर -1 की एक्सपेंशन आपको बताई थी मैंने, क्या होती है 1 माइनस nx प्लस n प्लस 1/2 फैक्टोरियल x²। वो वाली एक्सपेंशन लगा के जब हमने सॉल्व किया था पिछली बारी, वही बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना आपको। इसकी एक्सपेंशन पिछली बार क्या आई थी वो आपको याद होगी, I1 विल बी इक्वल टू a है यहाँ पर, तो आपको a यहाँ लिखना है, a यहाँ भी लिखना है आपको, इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 e की पावर -x ब्रैकेट स्टार्ट। इसकी जो एक्सपेंशन निकल के आई थी बाइनोमियल एक्सपेंशन, पिछले केस में बिल्कुल सेम टू सेम निकल के आई थी, बिल्कुल कॉपी करना है आपने वहाँ से। वो क्या निकल के आई थी, 1 प्लस a इंटू e की पावर -x प्लस a² e की पावर -x²
प्लस सो ऑन dx। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी इससे भी इससे भी, और x की पावर 3/2 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। तो आपके पास क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू, यहाँ मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बड़ी ब्रैकेट लगा दूँ क्योंकि a सबके साथ कॉमन है। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू a बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 3/2, जब आप इसको 1 से करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स dx आ जाएगा, प्लस साथ में a ये वाला जो है वो यहाँ पर आएगा ही आएगा, यहाँ पर आपको a लिखना ही पड़ेगा ये वाला, और यहाँ पे आपको a स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा ये वाला। तो साथ में क्या आ जाएगा, प्लस a और साथ में इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 3/2 e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x हो जाएगा, साथ में dx प्लस साथ में आपका a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 3/2 e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर 2x था, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स e की पावर माइनस 2x और e की पावर माइनस एक्स कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 3x हो जाएगा, साथ में dx प्लस सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इन सभी इंटीग्रल्स को इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछली बार स्टैंडर्ड इंटीग्रल को सॉल्व किया था। स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू लेके, इसकी स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू लेके उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम दे देते हैं 13th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, 12th और 13 को, पहले 13 को सॉल्व करेंगे, 13 की जो वैल्यू आएगी I1 की वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास E की वैल्यू आएगी जो कि होगी टोटल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। ये हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आई थी, 12th एंड 13th। 12th इक्वेशन में E की वैल्यू थी जो ये वैल्यू थी, यहाँ पर I1 था जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे। I1 यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे हम। I1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 3/2 e की पावर माइनस एक्स dx प्लस a इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 3/2 e की पावर माइनस 2x dx प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 3/2 e की पावर माइनस 3x dx प्लस ऑन। ये 13th इक्वेशन थी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करना पड़ेगा अगर हमारे पास x की पावर 3/2 के साथ मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस nx का इंटीग्रेशन करना हो और लिमिट्स हो 0 टू इन्फिनिटी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो ये निकल के आता है। इसको आपने सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट यूज करना है। 3√π/4 डॉट मल्टीप्लाई मीन्स 1/n की पावर 5/2, तो उसको सॉल्व करके ये आता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यही रिजल्ट यूज करना है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल को यूज करना है और इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्या आएगी, सो I1 इज इक्वल टू a। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 3√π/4 में लिख दिया, डॉट लिख दिया, 1 लिख दिया, n जो है वो e की पावर में जो x है उसका कॉफिशिएंट है। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हमें 1 की पावर 5/2 लिखना होगा, 1 की पावर 5/2 प्लस साथ में आपके पास है a हमने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इसको देख के लिखना है आपने, 3√π/4 मल्टीप्लाई 1 है साथ में n यहाँ पर क्या है, x का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 5/2 आ जाएगी, प्लस a स्क्वायर है। इसकी जो वैल्यू लिखनी है आपने इसको देख के लिखनी है, इसको देख के आप लिखेंगे तो आपको क्या आएगा, 3√π/4 मल्टीप्लाई है 1 है n यहाँ पर कितना है, x का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 3 है, तो आपको यहाँ पर 3 की पावर 5/2 लिखनी है प्लस सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इसको देख के इस रिजल्ट को यूज करके हमने इसकी और इसकी वैल्यू बना ली और वो वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि सब में एक चीज कॉमन आ रही है, 3√π/4 कॉमन है, इसको आप बाहर ले लीजिए। सो I1 विल बी इक्वल टू 3√π/4, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a को 1 से करेंगे तो a आ जाएगा, 1 की पावर 5/2 1 होती है, तो a के कॉर्नर में 1 लिखेंगे नहीं, प्लस a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर और साथ में हमारे पास 2 की पावर 5/2 नीचे है, 2 की पावर 5/2 नीचे है, प्लस a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास a क्यूब, यहाँ पर a क्यूब लिखना है आपको, और डिवाइड में है 3 की पावर 5/2 प्लस सो ऑन। ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हमारा e की पावर अल्फा जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ 1 से, e की पावर अल्फा इज ग्रेटर देन 1, तो उसका मतलब क्या होगा, e की पावर माइनस अल्फा जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। अगर e की पावर प्लस अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो e की पावर माइनस अल्फा जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, और e की पावर माइनस अल्फा को हमने क्या पुट किया था, a पुट किया था, तो मीन्स a जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो जब हमारा a लेस देन 1 हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हायर पावर्स है a की, जैसे a स्क्वायर a क्यूब, इनको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे हम, इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी 3√π/4a। ये हमारी 15th इक्वेशन होगी, 3√π/4 इंटू a, ये वाली और ये वाली टर्म जो है हमने नेगलेक्ट कर दी, इसके आगे की जितनी हायर पावर्स थी a की वो सब नेगलेक्ट कर दी, तो I1 की वैल्यू आ गई 3√π/4 मल्टीप्लाई a, ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स 15th इक्वेशन में जिसमें हमने I1 की वैल्यू निकाली है ये वाली, वो हम यहाँ पुट करेंगे और फाइनल रिजल्ट तक बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो
तो स्टूडेंट्स फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक पे। लास्ट सेक्शन में हमने I1 की वैल्यू निकाली थी 3√π/4a। ये हमने कब निकाली थी, कौन से जंक्शन पे, जब a की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल थी 1 से। तो स्टूडेंट्स 15th इक्वेशन थी ये, और इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर 12th इक्वेशन में। तो लाइन लिखेंगे यूजिंग 15 इन 12 वी गेट E = 2kTv/√πh³ ब्रैकेट स्टार्ट 2m KT पाई की पावर 3/2। यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है 3√π/4a। देखिए स्टूडेंट्स, √π से √π कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, E = 3 हम आगे लिख देते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पर कट के 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गए यहाँ पर, KT आ गए यहाँ पर, और जो बाकी टर्म्स हैं उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। कौन कौन सी टर्म्स बची हैं, V बचा है, A बचा है, ब्रैकेट में 2m KT पाई की पावर 3/2 बची है, नीचे h³ बचा है, ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी 16th इक्वेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स ये तो आ गई पूरे सिस्टम की एनर्जी, टोटल एनर्जी आ गई पूरी बोस-आइंस्टाइन गैस की। और उसके अंदर जो नंबर ऑफ बोसॉन्स हैं वो हमने पहले ही निकाल लिए थे। 10th इक्वेशन जिसको मैंने बोला था आपको मार्क करना है, n की वैल्यू जिसमें हमने निकाली थी, ये हमारे नंबर ऑफ बोसॉन्स थे। तो स्टूडेंट्स एनर्जी पर पार्टिकल कितनी होगी, जब आप टोटल एनर्जी को n से डिवाइड कर देंगे तो आपको एनर्जी पर पार्टिकल मिल जाएगी। तो आप कैसे निकालेंगे, डिवाइडिंग 16/10 वी गेट। जब आप 16 को 10th इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो आपको E/n की वैल्यू मिलेगी, जो कि होगी एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस एनर्जी पर पार्टिकल आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स 16th इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ E और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ n, तो आप यहाँ पर आ जाएगा E/n इज इक्वल टू, जब आप इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म के अपॉन में ये लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, VA से VA कट जाएगा, h³ से h³ कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 3/2 KT/1 मीन्स आपको मिलेगा 3/2 KT। जब आप इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपको 3/2 KT ही मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की टर्म्स में वो आ जाएगी E = 3/2 n KT। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ तक करना है। अगर आपको बोस-आइंस्टाइन गैस का टॉपिक आता है तो आपको यहाँ तक ड्राइव करके आना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका बोस-आइंस्टाइन गैस टॉपिक। काफ़ी मैथमेटिकल टॉपिक था, बट बड़े ध्यान से अगर आप करेंगे तो बड़ी आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। हमने बोस-आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाले फॉर्मूले से चले थे, तो वहाँ से करते हुए हमने n की वैल्यू निकाली, फिर E की वैल्यू निकाली, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास E की वैल्यू आ गई n की टर्म्स में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।